हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CA में हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये जो वीडियो सीरीज है उसके अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग एक चैप्टर कंप्लीट किया, दैट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कोई भी डाउट हो या ऐसा हो कुछ कमेंट सेक्शन में या मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। सो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। अब मटेरियल कॉस्टिंग के 2-3 वीडियो लगेंगे मुझे इंट्रोडक्शन खत्म करने के लिए, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। अगर वो चीज आपने समझ ली तो 80% आपको जो सम्स आएंगे, जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा, वो आपको कैसे करना है वो समझ आ जाए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग क्या है सर? मटेरियल कॉस्टिंग, अब हमने कॉस्ट शीट जब बनाई थी तभी मैंने बोला था कि मटेरियल जो होता है, मटेरियल क्या होता है? प्राइमरी प्राइमरी चीज होती है, एक प्राइमरी गुड्स होता है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सर मटेरियल के बिना हमारा प्रोडक्शन होना मुमकिन नहीं है। पर सर सिर्फ मटेरियल को समझने के लिए, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का खर्चा मैं कितना समझूं, कितना कंसिडरेशन में लेना है, वो सारी चीज का सिस्टमेटिकल बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है ये इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन क्या बोलता है सर? व्हाट मटेरियल होता क्या है पहले तो वो समझना। तो मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल को समझने के लिए मैं प्रोडक्शन समझाऊं। सपोज एक बोलूं कि आपको एक चेयर बनानी है, आपको एक चेयर बनानी है। अगर आपको चेयर बनानी है तो वुड क्या होगा आपके लिए? मटेरियल होगा। सर ये तो एकदम बच्चों जैसी बात आपने बता दी। वो नहीं, बच्चों जैसी बात मत बताओ सर, हमें ये बताओ कि कॉस्टिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं ऐसा बोलूं कि ये मटेरियल मैंने वुड परचेस किया, सपोज 5,000 रुपए में मैंने वुड परचेस किया। तो सर अब ये चेयर, एक चेयर बनाने के लिए कितना वुड यूज किया मैंने, वो सारी चीज भी कैसे कंसिडर करूं? सर ये चेयर बनाने के लिए मेरा वेयरहाउस है, फैक्ट्री है। अब ये वुड फैक्ट्री तक पहुंचा, फैक्ट्री तक पहुंचा, कितने रुपए में ये गुड्स पहुंचा, वो सारी चीज। तो मटेरियल का खर्चा कितना? सर 5,000 रुपए का मटेरियल था, यहां पहुंचाने का खर्चा 1,000 रुपए। सर टोटल 6,000 रुपए कंसिडर करूं, 6,000 रुपए करने के बाद उसको केयर, उसका स्टोरेज करने के लिए खर्चा लगा दूसरा 1,000 रुपए। सर तो खर्चा तो हो गया यहाँ पे 7,000। सर कितना खर्चा कंसिडर करूं? 5,000 रुपए कंसिडर करूं, 6,000 रुपए कंसिडर करूं, 7,000 रुपए कंसिडर करूं? बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स है कि हमने ऐसा अभी तक आपने जो समझा होगा, एक एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि सर मटेरियल का जो खर्चा है, जितने रुपए हमने पे किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दैट्स इट सर। बट ऐसा नहीं होता। मटेरियल इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सोचो कि मटेरियल परचेज करने के बाद भी कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। मटेरियल परचेज कर लिया, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं, चेक करने के लिए एक अलग से टीम होती है, वो टीम को पे करना पड़ता है। वो अगर अप्रूव करे, अप्रूव करने के बाद वहां से डिलीवर करने के लिए एक टीम होती है, डिलीवर करने के लिए, डिलीवरी हो गया उसके बाद हम वेयरहाउस में उसको कंसिडर करते हैं, उसके लिए एक टीम होती है। तो वो सारी चीज के जो खर्चे हैं वो भी हमारे मटेरियल के खर्चे ही माने जाते हैं। तो सर कितना खर्चा मैं कंसिडर करूं? तो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक मटेरियल जो होता है, एक मटेरियल, उसका खर्चा आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कितना खर्चा है वो कंसिडर करना है, वो सारी चीज का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देगा, दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ मैंने क्या बताया कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। सर कोई प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करने के लिए ये चैप्टर होगा ना, तो वो प्रॉब्लम हमने समझा। सर अब सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सर क्या चीज है? तो हमेशा जब मटेरियल आता है ना, जब कभी भी मटेरियल कॉस्ट आए, जब कभी भी मटेरियल वर्ड यूज हो, तो मटेरियल के अंदर 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ परचेज, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। सर ये 3 कॉस्ट अगर आपने कंसिडर कर लिए तो आपको वो मटेरियल का कितना खर्चा लगा प्रोडक्शन में वो पता चल जाएगा। सर ये 3 खर्चे थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर परचेज कॉस्ट तो सर आपने एक स्टोरी वाइज मैंने बता दिया कि परचेज किया, मतलब यहां से मैं बता देता हूँ। सर मैंने कोई भी सपोज वुड परचेज किया, तो वो परचेज करते टाइम के ऊपर सपोज मैं समझो कि वुड केजी में आता है, तो 10 kg परचेज किया, 1 kg का 10 रुपए है, तो 10 kg का 100 रुपए मैंने जो पे किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ परचेज। सर कॉस्ट ऑफ परचेज तो समझ आ गया, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब जितने रुपए में वो मटेरियल आपने परचेज किया वो। सर अब वो वुड परचेज किया, परचेज करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में हमारे हमारे गोडाउन तक वो चीज को डिलीवर करने का भी तो खर्चा लगता है। तो वो चीज जो हमने परचेज की, वो परचेज करने के बाद गोडाउन तक आई, मतलब डिलीवर हुई,
तो वो डिलीवरी का कॉस्ट जो है, वो ट्रांसपोर्टेशन जो लगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा तो लगेगा ना मटेरियल में। इसी वजह से यहाँ पे समझाया हुआ कि पहले आपको कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिडर करना। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब क्या, 500 यूनिट आपने लिए, 500 यूनिट अगर आपने लिए 10 रुपए पे, तो 5,000 रुपए का तो परचेस कॉस्ट है। सर परचेस कॉस्ट के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लिखा हुआ है कॉस्ट टू ब्रिंग मटेरियल इनटू यूजेबल कंडीशन। सर आपके वेयरहाउस में ये गुड्स आएगा, स्टोर करोगे आप, तब जाके उसको प्रोडक्शन के लिए यूज कर पाओगे ना। तो सर वो डिलीवर करेंगे, डिलीवरी में वो गुड्स आएगा आपके पास, तब जाके वो गुड्स यूजेबल बनेगा। तो यूजेबल कंडीशन में लाने तक का भी खर्चा है, वो मटेरियल कॉस्ट ही है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, वो मटेरियल कॉस्ट ही है, इतना याद रखना। ओके, तो यहाँ पे बोला है सर एग्जांपल कौन सा है, कैरेज का खर्चा, इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट। सर डिलीवरी तक का जितना भी खर्चा होता है वो सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आता है। तो सबसे पहले मैं ऐसा समझ लूं कि सर परचेज, सबसे पहले परचेज का खर्चा, सर सबसे पहले परचेज का खर्चा, परचेज का खर्चा करने के बाद, परचेज का खर्चा करने के बाद एक डिलीवरी तक का खर्चा, डिलीवरी तक का जितना भी खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माना जाता है। ओके, और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आता है। फिर उसके बाद ये डिलीवरी करने के बाद हम स्टोर करते हैं उसको, तो स्टोर करते हैं ना, उसके बाद स्टोरेज, जब तक प्रोडक्शन के लिए नहीं जाता तब तक उसको केयर करना, उसकी कैरिंग करना, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। सर अब आप बोलोगे सर कैरिंग कॉस्ट क्यों होता है, सर लॉजिकली समझते हैं कैरिंग कॉस्ट। सर आपने अपने वेयरहाउस के अंदर गुड्स को रखा, ठीक है, आपने वेयरहाउस के अंदर गुड्स को रखा, तो गुड्स को रखा तो उसको स्टोर किया, तो स्टोर करने के बाद उसको कैरी करने का खर्चा लगता है ना। जब तक वो प्रोडक्शन के लिए जाएगा नहीं, तब तक वो आपके गोडाउन में रहेगा। अगर गोडाउन में रहेगा तो उसको सही ढंग से रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं कि नहीं, कि सर अगर बिगड़ गया तो इंश्योरेंस करवाया, वो आपका कैरिंग कॉस्ट है। सर हमने ये मटेरियल को परचेज करने के लिए जो लोन लिया था, वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं, वो हमारा मटेरियल का कैरिंग कॉस्ट माना जाता है। तो सर ये चीज को, मतलब मटेरियल के 3 टाइप के खर्चे होते हैं, इतना याद रखना हमें, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरिंग। सर कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, अगेन हमें बता रहा हूँ कि सर आपके गोडाउन में रखा है उसको, उसको सही ढंग से रखने के लिए भी स्टोरेज कॉस्ट लगता है। तो वो जो कॉस्ट लगता है वो कितने टाइप के होते हैं, एक इंश्योरेंस, कि आप इंश्योर करवा देते हो जो स्टॉक है आपका, वो इंश्योरेंस आपका कैरिंग कॉस्ट। दूसरा, सर ये मटेरियल को परचेज किया, तो वो परचेज करते टाइम के ऊपर हम कई बार लोन ले लेते हैं, वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो किसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सर ये मटेरियल की वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल को परचेज करने के लिए वो लोन लिया था, वो मटेरियल को संभालने के लिए मैंने लोन लिया था, तो इन दैट सिनारियो वो जो इंटरेस्ट भी पे करना है वो हमारा क्या हो जाता है, कैरिंग कॉस्ट हो जाता है। तो सर मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड तीसरा कैरिंग कॉस्ट। सर ये 3 खर्चे होते हैं जो आपके मटेरियल कॉस्ट में आते हैं। ये बेसिक सा मटेरियल कॉस्टिंग है, आपको जो आपको एक थ्योरेटिकल बेस लेना भी जरूरी है, क्योंकि मटेरियल के सम्स करना तो आ जाता है बच्चों को, पर उसको ये नहीं पता कि खर्चे कौन से हैं जो मुझे कंसिडर करते हैं। करेक्ट है, तो कैरिंग कॉस्ट आई होप सो समझ आ गया है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। करेक्ट है, ओके। अब नोट्स में आगे जाता है, क्या है, सपोज मैं बोलूं कि सर मटेरियल को कंट्रोल करना है या मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, तो सर मटेरियल को मैनेज करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो मटेरियल के आपको समझने पड़ते हैं। करेक्ट है, तो कैलकुलेशंस को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, ताकि उससे आप एक बेसिक लेवल का मटेरियल कैलकुलेशन समझ पाओ। सर क्या है, तो सपोज मैं ऐसा मान रहा हूं कि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे है, मुझे मटेरियल की पूरे साल में मैंने एस्टिमेट किया कि पूरे साल में मुझे 1 लाख यूनिट मुझे चाहिए रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल के मुझे 1 लाख यूनिट चाहिए रहेंगे, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, सर ऐसा मैंने सोचा। अब सर मैं एक बारी में 20,000 यूनिट ऑर्डर करूंगा। सर क्यों ये 20,000 यूनिट, सर मुझे 1 लाख की जरूरत है तो 1 लाख का परचेस कर दो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। सपोज मान लो कि मैंने 1 लाख यूनिट की जरूरत है, मुझे 1 लाख यूनिट की जरूरत है, और मैंने 1 लाख यूनिट का ही मैंने ऑर्डर दे दिया, तो पूरे 1 लाख यूनिट मेरे पास आज आ जाएंगे। सर आज अगर मेरे पास 1 लाख यूनिट्स आ जाएंगे, तो इन दैट सिनारियो मुझे कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको स्टोरेज करना भी तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। करेक्ट है ना, इसी वजह से हम क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में गुड्स को मंगवाते हैं, ताकि हम उसको स्टोर भी कर सके इजीली और उसको यूज भी कर सके। करेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, सपोज मेरा जो रिक्वायरमेंट है, और फिर मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि 20,000 यूनिट। सर
1 लाख यूनिट की जरूरत है, मैं ऑर्डर कर रहा हूं 20,000 यूनिट एक बारी में। एक बारी में मैं ऑर्डर करूंगा तो वो सामने वाला पर्सन मुझे 20,000 यूनिट दे देगा, ऐसा मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। सर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करोगे उसके 100 रुपए लगेंगे। सर कौन से खर्चे ये? सर पोर्टल यूज करते हैं हम ऑनलाइन पे जाते हैं तो ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने का भी कुछ खर्चा होता है। पोर्टल यूज करते हैं हम, ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो सारे, तो मतलब ये खर्चा क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना है? 100 रुपए। भले ही आप जितने भी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करो एक फिक्स खर्चा होता है कि 100 रुपए लगेगा, करेक्ट है? तो सर इससे मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा लॉजिकली कि आपको मटेरियल कॉस्टिंग क्या है वो एग्जांपल में इजी रहेगा। तो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि सर पूरे साल में ऑर्डर करने का कितना खर्चा आप करोगे, ऐसा बोलूं पूरे साल में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा आपको, ऐसा पूछूं तो सर आप लॉजिकली बता दोगे कि सर कितनी बार ऑर्डर करना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मैं ऐसा बोलूं ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा, एक बारी ऑर्डर करूंगा तो 100 रुपए का खर्चा लगेगा, सर 5 बारी ऑर्डर करूंगा तो 500 रुपए का खर्चा लगेगा। तो सर कितनी बारी में ऑर्डर करूं, तो सर पहले आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट जब भी आपको फाइंड आउट करना हो तब आपको क्या करना है? सर एनुअल रिक्वायरमेंट जितनी भी है उसको डिवाइड कर दो ऑर्डर, एक बारी कितना ऑर्डर करना। सर एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी 1 लाख यूनिट की है तो यहाँ पे मैंने 1 लाख यूनिट लिख दिया, डिवाइडेड बाय 20,000 कर दिया। सर 1 लाख यूनिट की मेरी रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाय 20,000 कर दिया, तो मैं ऐसा समझ लूं कि 5 बार मैं ऑर्डर करूंगा। कितनी बार ऑर्डर करूंगा? 5 बार ऑर्डर करूंगा। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 100 रुपए। तो सर 5 बार ऑर्डर करने का खर्चा 500 रुपए आ जाएगा, तो सर मैं यहाँ पे 500 रुपए लिख दिए। तो सर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपए है पूरे साल में। पूरे साल में जितनी भी बार मैं मटेरियल मंगवाऊंगा टोटल 500 रुपए का खर्चा होने वाला है मुझे, वो पहले से मुझे पता चल गया है, ये आपको काम लगेगा। तो हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके लिए कैसे फाइंड आउट करना है? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय एक बारी ऑर्डर करने से कितना आप मटेरियल मंगवा रहे हो, कितने यूनिट मंगवा रहे हो, तो कितनी बार आप ऑर्डर कर रहे हो वो मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो आपको मिल जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर अब मैं ऐसा बोलूं टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, सर टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, सर मैं ऐसा बोलूं टाइम बिटवीन ऑर्डर्स क्या होता है? टाइम बिटवीन ऑर्डर्स मतलब मैं ऐसा बोलूं तो कि सर मैं पूरे साल में 5 बार ऑर्डर कर रहा हूं, ये मुझे पता चल गया, पूरे साल में मैं 5 बार ऑर्डर कर रहा हूं। तो मैं ऐसा जान सकता हूं कि एक बार ऑर्डर करूं उसके बाद कितने टाइम के बाद दूसरी बार मैं ऑर्डर करूंगा। तो मैं ऐसा यहाँ पे आपको बता सकता हूं, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि पूरे साल में ईयर में इन होल ईयर 5 टाइम्स मैं ऑर्डर करूंगा। तो मैं ऐसा जान सकता हूं कि सर एक बारी मैंने ऑर्डर किया उसके बाद कितना टाइम रुक के मैं दूसरी बार ऑर्डर करूंगा। तो सर टोटल डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। उसको डिवाइड बाय 5 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना 75 डेज, या कितने डेज आ रहे हैं? 73 डेज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 73 डेज के बाद, हर 73 डेज के बाद एक बार मैं ऑन एन एवरेज ऑर्डर कर रहा हूँ मटेरियल का, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर बोल सकते हो। सर मेरा ईयर सपोज 0 डेज पे चालू हो रहा है, तो सपोज मैंने आज ऑर्डर किया तो अब 73 डेज के बाद मैं दूसरा ऑर्डर करूंगा, फिर वापस 73 डेज के बाद तीसरा ऑर्डर, चौथा, पांचवा, ठीक है, उस तरह से मेरे 365 डेज हो जाएंगे, करेक्ट है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अगर 5 बारी में ऑर्डर कर रहा हूं मेरा गुड्स, तो सर कितनी बार मैं ईयरली ऑर्डर करूंगा वो मुझे अगर जानना हो तो 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव ऑर्डर्ड द गुड्स, तो मुझे मिल जाएगा ना कि कितने दिन के बाद ऑन एन एवरेज मैं गुड्स को मंगवाऊंगा। देखो ये सारी चीज मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज आपको हेल्प करेगी सम्स को कैलकुलेट करने में, इसी वजह से प्रैक्टिकली ये चीज स्टोरी वाइज बता रहा हूँ। तो सर अभी तक हमने क्या सीखा? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद कितना टाइम पीरियड लगेगा, ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड के बाद आप ऑर्डर कर रहे हो। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो 5 बारी में नंबर ऑफ ऑर्डर मैं कितनी बार कर रहा हूँ? 5 बारी ऑर्डर कर रहा हूँ, करेक्ट है? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना। कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना, सर कैरिंग कॉस्ट होता क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर कैरिंग कॉस्ट मतलब मैं ऐसा बोलूं कि सर आपने मटेरियल ऑर्डर किया, सपोज अभी के ही समय में आपको बताऊं, मटेरियल ऑर्डर किया, कितना मटेरियल आपने ऑर्डर किया? 20,000 यूनिट्स आपने ऑर्डर किए, 20,000 यूनिट्स आपने ऑर्डर किया, करेक्ट है? सर अगर आप 20,000 यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे तो सर उसको स्टोरेज का भी तो खर्चा लगेगा, तो सर स्टोरेज का खर्चा कैसे फाइंड आउट करें? तो हमारा जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में अजम्पशन लिया हुआ है कि जब आपको कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना हो
तो आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 20,000, जितना भी आप ऑर्डर कर रहे हो वो मल्टीप्लाई। सर क्यों, आप ये क्वेश्चन यहां पे कर सकते हो। ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग ऐसा अजम्पशन लेता है कि कैरी करने का खर्चा, मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास आधा गुड्स तो रहता ही है आपके स्टोरेज में, ऑन एन एवरेज आधा गुड्स तो रहता ही है। अब बोलोगे सर कुछ दिन तो पूरे गुड्स होते हैं, कुछ दिन जीरो गुड्स होगा। सर ऐसा लॉजिकली बताओ कैसे। सर आपको बोलूं मैं कि जीरो डेट पे आपने 20,000 यूनिट्स आपने ऑर्डर किए थे, तो 20,000 यूनिट्स आपके गोडाउन में आ गए। आपके गोडाउन में 20,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं गोडाउन में, करेक्ट है। सर आपने यूज करना चालू किया, आपको पता है 73 डेज के बाद दूसरा ऑर्डर आने वाला है। तो सर आपने इसको यूज करना स्टार्ट किया, यूज करना स्टार्ट किया, यूज करना स्टार्ट किया। जैसे ही 73 डेज खत्म होंगे आपका गुड जीरो हो जाएगा, आपके गुड जीरो हो जाएंगे, वापस ऑर्डर कर दोगे, वापस 20,000 आ जाएगा आपके पास। करेक्ट है, वैसे ही होगा, आपकी साइकिल इस तरह से ही होगी। तो सर यहाँ पे इसको कैरी करने का खर्चा फाइंड आउट करना है, तो कितने यूनिट्स आपके पास ऑन एन एवरेज रहता है वो आपको पता होना चाहिए। आपके गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितना यूनिट्स पड़े रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको कैरी करने के लिए कितना खर्चा करते हो वो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प होती है। तो इसी वजह से ये कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग में एक स्टैंडर्ड उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा मान रहे हैं, ऑन एन एवरेज हम ऐसा मान रहे हैं कि आप जितने यूनिट्स ऑर्डर करते हो ना उसके आधे यूनिट्स आपके ऑन एन एवरेज आपके गोडाउन में होते ही है। आपके वेयरहाउस में ऑन एन एवरेज आधे यूनिट्स पड़े होते हैं, ऐसा हमारा अजम्पशन है। कोई 3/4 भी ले सकता है, कोई 1/2 भी ले सकता है, कोई 1/4 भी ले सकता है, पर एक कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने 1/2 बोल दिया है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, कंपेरेबिलिटी भी हमें चाहिए ना, अकाउंटिंग हमेशा कंपेरेबिलिटी से होती है। तो कंपेरेबिलिटी ऐसा बोलती है कि हर एक बंदा एक स्टैंडर्ड वाइज रूल को फॉलो करे। इसी वजह से कैरिंग कॉस्ट के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि 1/2 यूनिट्स, मतलब आप जितने भी ऑर्डर करते हो यूनिट्स उसका 1/2 आपके पास ऑन एन एवरेज पड़ा रहता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 20,000 मतलब 10,000 यूनिट्स आपका ऑन एन एवरेज पड़ा रहता है। सर ये ऑर्डर यूनिट, अब उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब क्या होता है, सर एक यूनिट को, ऑन एन एवरेज एक यूनिट को संभालने के लिए, कैरी करने के लिए पूरे साल का खर्चा कितना। एक यूनिट को एक साल तक संभालना हो तो उसका खर्चा कितना, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, हमेशा आपको क्वेश्चन में दे ही दिया होगा। सो डोंट वरी, गिवन इन क्वेश्चन आपको ये खर्चा, पर ये लॉजिकली आपको बताना जरूरी है कि एक यूनिट को संभालने के लिए, कैरी करने के लिए पूरे साल का एक यूनिट को संभालने का खर्चा कितना। इसी वजह से 20,000 इंटू 1/2 किया, इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम किया। तो सर यहाँ पे भी मैंने वही चीज की हुई है, देखो सर कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, हमेशा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यही रहेगा, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम। सर ये 5 रुपए उन्होंने दिए ही होंगे, मतलब हर एक सम में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम दिए ही होगा। करेक्ट है, तो सर 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम, मतलब क्या, 1/2 इंटू 20,000 इंटू 5 रुपीज, मतलब 50,000 रुपए का कैरिंग कॉस्ट लगेगा आपको पूरे साल का। पूरे साल का 50,000 रुपए आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगा। सर आप बोलोगे कि सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम कैसे फाइंड आउट होता है, उसके लिए आप फाइनल में आओगे तो थोड़ा बहुत आपको उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, अभी के लिए आपको इट इज गिवन इन क्वेश्चन। पर आपको मैंने लॉजिकली बता दिया कि एक यूनिट को संभालने का खर्चा, कैरी करने का खर्चा वो लोग यूनिट पर एनाम फाइंड आउट करते हैं। वो इंश्योरेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो सारी चीजें कंसिडर करने के बाद पर यूनिट खर्चा निकालते हैं, वो आपको आ जाएगा। करेक्ट है, तो सर अभी तक हमने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि सर मटेरियल कॉस्ट को समझने के लिए मटेरियल के खर्चे जानना जरूरी है, और मटेरियल की कौन सी चीज है वो जानना जरूरी है। तो सर एक तो होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। सिंपल है, वो दो चीज फाइंड आउट करना जरूरी होती है। सर अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। सर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे 1 लाख यूनिट है, ये 1 लाख यूनिट है, मैंने 20,000 यूनिट्स अगर ऑर्डर किए, तो सर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 500 रुपए ही आया। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आया, 500 रुपए आया। करेक्ट है, पर सर कैरिंग कॉस्ट कितना आया, 50,000 रुपए। कितना वास्ट डिफरेंस है। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मटेरियल में कितना ऑर्डर करूं, ये तो मैंने रैंडमली बताया आपको। सर मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि आपको इन्वेंटरी को कंट्रोल करना है, इन्वेंटरी के बारे में मैनेज भी करना है। तो सर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा सिखाना है कि मटेरियल कॉस्टिंग में आप इस तरह से ऑर्डर कितना करो वो भी आपको जानकारी देता है, वो भी आपको आंसर करता है। तो सर आपको क्वेश्चन ये आएगा,
जब भी आप मटेरियल के बारे में ये सारे कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, कितना ऑर्डर करूं मैं, कितना ऑर्डर करूं, ऑर्डर कितना करूं, सिंपल है सर। कितना ऑर्डर करूं कि जिससे, कितना ऑर्डर करूं कि जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाए, दोनों क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सर मटेरियल के दो ही टाइप के मेन खर्चे होते हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और उसको कैरी करने का खर्चा होता है, बाकी और कोई खर्चे होते ही नहीं अल्टीमेटली तो, करेक्ट है ना। तो सर मैं कितना ऑर्डर करूं, कितना मटेरियल ऑर्डर करूं कि मेरे गोडाउन में जब मैं उसको रख रहा हूं कैरिंग कॉस्ट, तो सर उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसका कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाए। क्यों? क्योंकि सर आप ये नहीं सोचोगे, अगर आप ये नहीं सोचोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी वो आपको बता। सपोज मेरे एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 लाख यूनिट की जरूरत है। कितने यूनिट की जरूरत है? 1 लाख यूनिट की पर एनम जरूरत है। अभी हमारा ऑर्डर साइज था 20,000। सपोज मैं कर देता हूं 25,000। मैं क्या कर देता हूं, क्या कर देता हूं 25,000 कि सर ऑर्डर मैं कर रहा हूं 25,000, कुछ सोचे बिना, कुछ सोचे बिना ये मैंने डिसाइड कर दिया, कुछ भी सोचे बिना। तो अब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 1 लाख यूनिट की जरूरत है, 25,000 एक बारी में मैं 25,000 मंगवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए एक बारी का, मतलब 4 बार मैं मंगवा रहा हूँ पूरे साल में, 4 बारी में क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर कर, पूरे साल में 4 बार में ऑर्डर कर रहा। तो सर 4 बार अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, एक बार का 100 रुपए का खर्चा, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 रुपए का आ जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 400 रुपए का। तो सर 400 रुपए का मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट भी मुझे पता करना पड़ेगा। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, मैंने आपको बताया 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर जितना ऑर्डर कर रहे हो उसका क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट पर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, वो 5 रुपए दिया था क्वेश्चन में, वो ना आपको बताया था, करेक्ट है। सर 25,000 डिवाइड बाई 2, सर 25,000 कैलसी पे कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, 25,000 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रुपए, तो सर अब 62,500 हो गया। सर कैरिंग कॉस्ट 100 रुपए से कम हुआ, पर सर सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 100 रुपए से कम हुआ। कितना था, 500 रुपए था, 500 रुपए था, उसका 400 हो गया। पर सर कैरिंग कॉस्ट 50,000 था, उसका 62,500 मतलब बढ़ गया 12,500। ये प्रॉब्लम आ जाता है रियल लाइफ में, ये प्रॉब्लम आता है रियल लाइफ में, आपको ये प्रॉब्लम आता है कि सर विदाउट थिंकिंग अगर आप अपनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी सोचे बिना आप डिसाइड कर लेते हो ना, तो भी आपको खर्चा बढ़ जाता है। 100 रुपए बचाने के चक्कर में 12,500 रुपए का खर्चा ज्यादा हो गया। तो सर आप बोलोगे कि सर हमें ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी दिमाग से सोच के करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी सोच के करना पड़ेगा। तो सर कितने यूनिट ऑर्डर करने चाहिए, कितने यूनिट आपको ऑर्डर करने चाहिए जिसमें आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो, मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। ऑर्डरिंग क्वांटिटी है पर कौन सा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब कि हमें सस्ता पड़े, हमें इकोनॉमिकल लगे। तो सर इसको फाइंड आउट करने के लिए ये रहा आपका ये फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होता है, सर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग मतलब कितने यूनिट आपको ऑर्डर करने चाहिए, उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि ये जो मैं हम फॉर्मूला बता रहे हैं ना, वो फॉर्मूला आपको आप कंसिडर कर लो। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपको मिल जाएगी कि एक बारी में कितने यूनिट आपको क्या करने पड़ेंगे, ऑर्डर करो तो आपका खर्चा मिनिमम हो जाएगा। सर ये एग्जांपल से पूरा समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सर आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कर दो 2AO अपॉन सी। अंडर रूट, सर आपको एक बारी में कितने यूनिट ऑर्डर करने हैं उसके लिए आपको बोल दिया गया कि EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। सर 2AO अपॉन सी क्या, 2 कांस्टेंट नंबर है, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000। सर एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल का कितना रिक्वायरमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई, एक ही जगह पे लिख। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में कितने एक बार ऑर्डर करते हो तो कितना खर्चा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, सी मतलब क्या, कैरिंग कॉस्ट। सर ये तीनों चीजें एग्जांपल में दी ही होती है, आपको सिर्फ क्या कंसिडर करना है, आपको फाइंड आउट करके देना है कि योक्यू, अभी तो मैं योक्यू क्या है वो बता, करेक्ट है। तो सर 2 इंटू ए मतलब क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड अपॉन सी, सी मतलब क्या, कैरिंग कॉस्ट।
सर अब ये एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिससे आपको फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। सर यहाँ पे मैं अगर अजम्पशन ले रहा हूँ कि एनुअल रिक्वायरमेंट हमारा 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा 30 रुपए है एंड कैरिंग कॉस्ट हमारा 4.5 है। सर अगर ये चीज है तो ईओक्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सर ईओक्यू का फॉर्मूला लगाते हैं √2, टू कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 4.5। जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने पुटअप कर दिया यहाँ। सर पुटअप कर दिया तो 730.29 यूनिट्स। सर एक बारी में 730.29 यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे तो आपका खर्चा मिनिमम हो जाएगा दोनों। सर कैसे, वो हमें बताओ। सर कैसे, वो हमें बताओ। चलो देख लेते हैं, दोनों खर्चे फाइंड आउट करते हैं तो पता चल जाएगा ना आपको कि मिनिमम है कि नहीं। तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सर अब जो मैंने बताया वो फाइंड आउट मैंने किया कि नंबर ऑफ ऑर्डर, कितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा। सर मुझे ईयरली रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है? 40,000 यूनिट। सर ईयरली रिक्वायरमेंट मेरी 40,000 यूनिट की, 40,000 यूनिट मुझे मंगवाने हैं। एक बारी में मैं कितने यूनिट्स मंगवा रहा हूँ? 730.29 यूनिट्स। तो सर कितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा, कितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा? तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मैंने क्या किया, 40,000 डिवाइड बाय 730.30, तो मुझे 54.77 ऑर्डर, मतलब अब अराउंड अबाउट यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अराउंड अबाउट 55 ऑर्डर्स मैं करूंगा। कितने ऑर्डर करूंगा? 55 ऑर्डर मैं करूंगा। 54.7, आधा ऑर्डर नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं बोल दिया कि 55 ऑर्डर्स हम करेंगे, ठीक है, राउंड फिगर में। तो सर डेज बिटवीन ऑर्डर्स, सर डेज बिटवीन ऑर्डर्स, सर कितने दिन के बाद मैं ऑर्डर करूंगा? सर मुझे कितनी बार ऑर्डर करने पड़ेंगे? सर 54.77 टाइम्स मुझे ऑर्डर करना है। डेज बिटवीन ऑर्डर्स, सर डेज बिटवीन ऑर्डर कैसे होगा? सर 40,000 सॉरी 365 डेज होता है, डिवाइड बाय 54.77 मतलब 6.66 डेज। हर 6.5 दिन के बाद, हर 6.66 डेज के बाद मैं 730.29 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा, 730.29 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा, 730.29 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा। करेक्ट है? ओके सर। सर अब दोनों खर्चे तो बताओ। सर दोनों खर्चे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कितनी बार ऑर्डर करेंगे वो फाइंड आउट करना है पहले तो सर 40,000 डिवाइड बाय 730.3 लिख दिया मैंने, 29 या 3 इट्स अप टू यू, मल्टीप्लाई बाय 30। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 था ना, कितनी बार ऑर्डर करेंगे? सर यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, पहले भी बोल रहा हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमेशा यही, टोटल रिक्वायरमेंट जितनी है वो न्यूमरेटर में लिख दो, जितनी ऑर्डर आप कर रहे हो वो डिनोमिनेटर लिखो, तो कितनी बार ऑर्डर करोगे वो आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एक बार ऑर्डर करोगे तो कितना खर्चा लग रहा है वो लिख दो 30। तो सर आपको मिल जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट 1643.16। सर ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, ये आपका क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, आप कैरिंग कॉस्ट निकाल देते हैं। कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला था? 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये भी बताया था, 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 4.5 है, 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम हो गया सर, सेम मतलब ये मिनिमम हो गया, सेम मतलब ये मिनिमम हो गया। सर कैसे ये हो गया? क्यों? ये बैलेंस कर दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया? बैलेंस आउट कर दिया। अगर मैं सोचे बिना करता तो मैंने जो अभी एक एग्जांपल इसके पहले दिया था वैसा हो जाता कि ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा बचाने के लिए मैं कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कर लेती। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर ये कुछ, ये यहाँ पे है ना, ये वाला जो एग्जाम, ये वाला चार्ट जो दिया हुआ है मैंने डायग्राम, वो मैं बताता हूँ। सर यहाँ पे यूनिट्स है, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है और वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सपेंस। वाई एक्सपेंस, वाई के क्या है? एक्सपेंस। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कैरिंग कॉस्ट, आपका जो भी कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है वो आपका क्या होता है? बढ़ता रहता है। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं यहाँ पे आपको लॉजिकली बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले लिख दूंगा तो समझ नहीं आएगा। देखो सर यूनिट्स बढ़ते हैं तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? बढ़ता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा क्या होता है? बढ़ता है। करेक्ट है? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा बढ़ता है, करेक्ट। बट सर यूनिट्स बढ़ते हैं तो कैरिंग कॉस्ट मेरा क्या होता है? कम भी होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसा पॉइंट डिसाइड कर, एक ऐसा पॉइंट डिसाइड कर लो जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होता है? मैच हो जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपका मैच हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग
क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के ऊपर आपका जो दोनों खर्चे आपके मैच ही हो जाएंगे और वो आपका मिनिमम बैलेंस्ड खर्चा होगा, इससे ज्यादा इससे कम आपका नहीं हो सकता। करेक्ट है? ओके, डन। तो ये कुछ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी है आपकी, जो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प होगी, ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। पर सर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का भी एक एक्सेप्शन है। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का भी एक एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन? सर थोड़ा ध्यान से समझो। सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपने डिसाइड कर लिया कि 730.29 यूनिट्स है, वो हमने डिसाइड किया, पर अगर मैं ऐसा बोलूं बल्क डिस्काउंट मिल रहा है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है? बल्क डिस्काउंट। सर बल्क डिस्काउंट मतलब क्या? सपोज सामने वाला जो सप्लायर है ना, वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि देख भाई, तुझे चाहिए थे 40,000 यूनिट। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। तू ऑर्डर कर रहा है एक बारी में 730 यूनिट सर, है ना? इतना ऑर्डर कर रहा है। पर सामने वाला पर्सन भी चालाक होता है, वो हमें ज्यादा पैसे करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। अगर सामने वाला पर्सन हमें ऑफर दे रहा है बल्क डिस्काउंट की, कि देख भाई, तू 40,000 यूनिट चाहिए ना तुझे, एक बारी में तू 10,000 यूनिट अगर ऑर्डर करेगा तो तुझे मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? जितना आप बल्क में परचेज करते हो यूनिट्स, उतना आपको बल्क डिस्काउंट मिलता है। ओके, तो जब बल्क डिस्काउंट मिलता है ना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब आपको बल्क डिस्काउंट मिलता है तब ईओक्यू वर्क नहीं करता। सर ये तो आपने बोल दिया, समझाओ तो सही कैसे वर्क नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन बताओ। देखो जब भी बल्क डिस्काउंट होता है ना, तो ईओक्यू वर्क नहीं करता। वो कैसे? थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज ये एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल। सर ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 50,000 यूनिट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 5 रुपए है। सर कैरिंग कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट पर एनम बोल ही दिया है, मतलब ए और सी जो तीन चीजें काम की होती है, वो तीनों तीन चीजें आपको दे दी गई। करेक्ट है? सर अब परचेज प्राइस आपका 50 रुपए, मतलब यूनिट्स को परचेज 50,000 यूनिट चाहिए ना, एक यूनिट को परचेज करने का दाम है 50। सेलर सेलर ने ऑफर किया 10% डिस्काउंट इफ परचेज ऑर्डर्स 1,000 और मोर। सर अगर एक बारी में 1,000 से ज्यादा यूनिट आप परचेस करोगे, मैं जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये समझने के बाद आपको ईओक्यू पूरा समझ आ जाए। उन्होंने बोला, सामने वाले पर्सन ने, सप्लायर ने आपको ऐसा बोला कि देखो भाई, एक बारी के अंदर आप 1,000 यूनिट से ज्यादा, अगर 1,000 या उससे ज्यादा आप ऑर्डर करोगे, तो आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% का डिस्काउंट मतलब सर 50 रुपए का एक यूनिट है, 10% का डिस्काउंट मतलब वो हो जाएगा 45 रुपीज का। पर सर 1,000 से कम होगा तो नो डिस्काउंट। और अगर मैं हमारे कॉस्टिंग के हिसाब से ईओक्यू फाइंड आउट करता, तो ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं पहले, तो ईओक्यू के हिसाब से क्या होता है? सर ईओक्यू के हिसाब से तो हम फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं, 2 into A into O अपॉन सी। सर 2 तो कॉमन है, इंटू 50,000, क्यों? एनुअल रिक्वायरमेंट, इंटू 5 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड अपॉन सी दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो सर ईओक्यू, हमारी ईओक्यू कितनी आई? 500 यूनिट। मतलब 500 यूनिट हम ऑर्डर करेंगे अगर ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं मैं। सर अगर ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं ना, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं तो मैं 500 यूनिट ऑर्डर करूंगा, मतलब 1,000 से कम। अगर मैं 1,000 से कम ऑर्डर करूंगा तो इन दैट सिनेरियो मुझे डिस्काउंट मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। पर फिर भी मैं ईओक्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। सर हमारे तीन टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है परचेस का खर्चा, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं कंपेयर करने के लिए। सर एक होता है परचेस का खर्चा, तीन चीजें होती है, इतना याद रखना, तीन चीज होती है। जब कभी भी ईओक्यू को बल्क डिस्काउंट के साथ आपको कंपेयर करना है, तो ये तीन चीजें आपको कंसिडर करना है। ईओक्यू मतलब क्या? 2 into A into O अपॉन सी। तो सर मैंने डिसाइड कर लिया 500 यूनिट मुझे मंगवाने हैं। सर अगर मैं 500 यूनिट मंगवाऊंगा तो मुझे डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट वो नहीं देगा। बल्क डिस्काउंट नहीं देगा मतलब परचेस प्राइस 50 रुपए ही रहेगी। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं, मुझे 50,000 यूनिट पूरे साल के चाहिए। अगर मैं ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं, तो 50,000 यूनिट मुझे चाहिए रहेंगे। 50,000 यूनिट को परचेस करने के लिए मुझे नो डिस्काउंट तो 50 रुपए देने पड़ेंगे पर यूनिट। तो सर परचेस कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 50, दैट इज 25 लाख। 50,000 यूनिट इंटू 50 रुपए, 25 लाख रुपए मुझे परचेस करने के लिए देने पड़े। अब उसका ऑर्डर करने का भी खर्चा अलग है, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सर सिंपल है, एनुअल रिक्वायरमेंट 50,000 की, एक बारी में कितना ऑर्डर कर रहे हो? 500, तो 50,000 डिवाइड बाय 500, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 5 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 5।
मतलब 500 रुपए, करेक्ट है। 500 रुपए आप ऑर्डर करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करो। 50,000 डिवाइड बाय 500 करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, एक एक बार ऑर्डर करने का 5 रुपए का खर्चा, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। आई होप सो समझ आ रहा है। मैं लॉजिकली सारी चीजें पढ़ाता हूँ, मुझे रट्टा मरवाना नहीं पसंद है, ठीक है। फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? मैंने आपको बताया था कैरिंग कॉस्ट सर वन हाफ इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर कितनी ऑर्डर कर रहे हो? 500 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, तो वन हाफ इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम, तो सर 500 रुपए आ गए। सर ईओक्यू में ये दोनों सेम आता है, वो तो आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए। तो इसका आंसर 500 आया था, तो इसका आंसर भी 500 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईओक्यू ऐसी क्वांटिटी है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मैच हो जाते हैं, दोनों मैच हो जाते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं, तो सर दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। तो सर अगर मैं ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे ये तीनों खर्चों का टोटल मुझे कितना लगा? मतलब 50,000, वही क्वांटिटी 50,000 यूनिट एन्युअली मुझे मटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 25,01,000 रुपीज का मुझे एनुअल कॉस्ट पड़ेगा, ये उन्होंने बोल दिया। अगर मैं ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं तो करेक्ट है। सर ये ईओक्यू अगर मैंने फॉलो किया तो ये, बट सर अगर मैं डिस्काउंट ले लूं तो, सर अगर मैं डिस्काउंट ले लूं तो ठीक है, चलो चेक करते हैं। डिस्काउंट ले ले तो भी ये तीन खर्चे तो होंगे ही ना मुझे। परचेस करने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। अब सर 1,000 यूनिट या उससे ज्यादा मुझे मैं मंगवाऊंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो सर मैं 1,000 यूनिट मंगवा देता हूँ। ऐसा मान सकते हैं हम लोग? हाँ सर 1,000 यूनिट आप मंगवा दो, उसके ऊपर चेक करो क्या आपको सस्ता पड़ रहा है। अगर सस्ता पड़ रहा है तो वो मंगवाओ, वरना मत मंगवाओ। तो चलो चेक करते हैं। सर 1,000 यूनिट मैंने मंगवाए एक बारी में। सर अब जैसे ही मैंने 1,000 यूनिट मंगवाया, वो बंदा बोलेगा डिस्काउंट के लिए तू हकदार है, तो अब परचेस कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 में से -10%, मतलब कितना? 45 रुपीज। मतलब एक यूनिट अब 45 में पड़ेगा, एक यूनिट अब 45 में पड़ेगा एट 10% डिस्काउंट बोल दिया उन्होंने। तो सर अब परचेज कॉस्ट कितना लगेगा? 50,000 इंटू 45, 50,000 इंटू 45, 50,000 इंटू 45। तो सर परचेज कॉस्ट कितना आ जाएगा? 22,50,000 आ जाएगा। 22,50,000। जो चीज आपको 25 लाख में पड़ रही थी, वो अब सीधा 22,50,000 में पड़ रही है। यही तो डिफरेंस है मेन सर, मेन डिफरेंस यहाँ पे ही है। अब सर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी डिसाइड करते हैं। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? सर एनुअल रिक्वायरमेंट जितनी है, 50,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट, डिवाइड बाय 1,000, जितना एक बारी में आप ऑर्डर कर रहे हो। सर 1,000 ऑर्डर कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 1,000, मल्टीप्लाई बाय एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 5 रुपए, 250 रुपए। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कम हो गया, पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। क्यों? ऑर्डर आप ज्यादा करोगे तो कैरिंग कॉस्ट भी आपका बढ़ जाएगा। तो सर कैरिंग कॉस्ट आपका, थोड़ा ध्यान से समझना, सर कैरिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, बात करता हूं। सर कैरिंग कॉस्ट वन हाफ इंटू 1,000 इंटू 2, वन हाफ इंटू जितना ऑर्डर कर रहे हो 1,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम 2। सर जो फॉर्मूला बताया था वही फॉलो कर रहा हूं। सर कितना आया खर्चा? 1,000। सर यहां से इतना पता चल रहा है, यहां से मैं इतना पता कर सकता हूं कि सर इस तरह से कुछ चार्ट बनेगा। सर यूनिट्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। सर मैं ऐसा बोलूं कि यूनिट्स बढ़ते हैं तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है, सीसी बढ़ता है। पर यूनिट्स बढ़ते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। देखो यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कम हो गया, 500 से 250 हो गया। यूनिट्स आपने ऑर्डर ज्यादा किए तो आपका कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? कम हो जाता है। तो सर यहाँ पे जो दोनों मिल जाते हैं वो आपका ईओक्यू बन जाता है सर, और वो आप ईओक्यू कंसिडर करते हैं। बट सर यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया ये सारी चीजें, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। सर उन्होंने खर्चा तो फाइंड आउट कर लिया, सर अब खर्चा बताओ। खर्चा इसका टोटल किया ना तो 22,51,250 में आया। पूरे साल 50,000 यूनिट अगर करेंगे तो बल्क डिस्काउंट के हिसाब से 22,51,250 रुपए में ये खर्चा पड़ेगा मटेरियल का। लेकिन अगर मैं ईओक्यू से चलूंगा तो इन दैट सिनेरियो मुझे 25 लाख का खर्चा होगा। कौन सा बेटर है सर? बाकायदा यही बेटर है। तो सर यहाँ पे ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसपे खर्चा कम होगा, वो काम नहीं किया, काम नहीं किया। इसी वजह से इसको इसका एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका एक्सेप्शन बोलते हैं कि सर यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी ने जो हमें बताया वो गलत हो गया। तो सर कब काम नहीं करता इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी? जब बल्क डिस्काउंट होता है तब काम करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज आपको ईओक्यू में बताई गई है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन था। सेकेंड पार्ट में हम कुछ लेवल समझेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।